गुड आफ्टरनून। कौन आ गया? ज्योति। ओके, वेलकम ज्योति। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाए। गुड इवनिंग। और ज्योति, क्या हाल है? पढ़ाई हो रही है आपकी? मैंने आपको देखा होगा कि आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है। बुद्धिज्म बुद्धिज्म का तो कर दिया था, फिलॉसफी बुद्धिज्म और जैनिज्म। ओके, तो तीनों का पीडीएफ आपको सेंड कर दिए हैं। देखा था? उससे आप लेके नोट्स बना लीजिएगा। ओके। ओके, गुड। ज्योति, फिल फॉर्म का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें भी आप ऐड हो सकती हैं। ओके। क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना ठीक रहेगा, ताकि आप आ जाएंगे, है ना? तो आप इसमें ऐड हो जाइएगा। और आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकती हैं। ओके। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेदांत के बारे में, जो पहले थोड़ा पढ़े थे, लेकिन उसमें का क्या है, कुछ बचा था। ओके। इसके आगे की आज हम लोग पढ़ लेंगे। हम्म, बात हुई थी सिक्स प्रमाणा के बारे में बताया था, पर इसको डीप में बताना था। ओके ज्योति, सिक्स प्रमाणा के बारे में डीप में थोड़ा मैं बता दूं कि जो प्रमाण होते हैं, आप देखेंगे इंडियन लॉजिक में भी आता है क्वेश्चन। तो 6 तरीके के प्रमाण जो होते हैं, ये क्या है, वेदांत जो होता है उन 6 तरीके के प्रमाण को मानता है। ओके। तो एक एक करके हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रत्यक्ष। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि हमको नॉलेज कैसे मिल रही है, ज्ञान मीमांसा। वेदांता के अनुसार ज्ञान मीमांसा कैसे होता है? 6 तरीके से ज्ञान हमको मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, शब्द के द्वारा, उपमान के द्वारा, अनुपलब्धि के द्वारा, अर्थपटी के द्वारा और अनुमानन के द्वारा। ओके। तो एक एक करके हम लोग इसको डीप में पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि 6 तरीके के प्रमाण है। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने सेंसेस के द्वारा नॉलेज प्राप्त करते हैं, जैसे कि आंख के द्वारा, त्वचा के द्वारा, सुन के, देख के, छू के, है ना, टेस्ट करके, जीभ के द्वारा। तो इन प्रकारों से, यानी जो हमारे सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन है। तो उनके थ्रू जो हमको नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष नॉलेज मिलती है, तुरंत नॉलेज मिलती है। मान लीजिए कि कहीं भी आपको आग लगी है, अगर आपको आग दिख रही है तो आपको प्रत्यक्ष नॉलेज मिल रहा है ना, कि आपको मतलब आपको देखने में पता चल गया कि आग लगी है।
तवा जो होता है गर्म होता है ना? कभी भी आप खाना बना रहे हैं, तवा से आपका हाथ लग गया तो आपको समझ में आता है कि गर्म है। तो नॉलेज कैसे मिली आपको? प्रत्यक्ष तरीके से मिली, परसेप्शन इसको बोलते हैं। तो पहला पैमाना क्या जो होता है, जो 6 प्रमाणों में से पहला है, वो कौन-सा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में नॉलेज कैसे मिलती है? सेंसेस के थ्रू मिलती है और तुरंत नॉलेज मिलती है। ओके? तो एक चीज़ आपका क्लियर हुआ? दूसरा देखिए क्या है? दूसरा क्या है? अनुमान। मतलब कि हम अनुमान लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेना, वो आता है इन्फेरेंस में आता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए, और ये हमेशा क्या होती है, जो आपकी प्री नॉलेज होती है, ओके, उस पे बेस्ड होती है। प्री नॉलेज पे बेस्ड होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि बादल को देख के बारिश का अनुमान लगा लेना, है ना? तो इसमें क्या है, आपको नॉलेज है कि आपने बार-बार देखा है कि जब भी बादल घने होते हैं, काले होते हैं, तो बारिश होती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब इसको देखते हैं काला बादल, तो आपको क्या होता है, आप अनुमान लगा देते हैं कि अच्छा बारिश होने वाली है। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? अनुमाना का। आप जब नोट्स बनाइएगा तो इसमें क्या है, 6 टाइप के प्रमाण आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद हर प्रमाण के आगे जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ उसको जरूर लिखिएगा, ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। और बाकी अपने से कोई एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ओके, अनुमाना का मतलब क्या हो गया कि हम चीजों का अनुमान लगा लेते हैं। मान लीजिए आप किसी बच्चे को देख के, अगर बच्चा जैसे कि बैठना सीख गया है, बच्चा बैठ रहा है, तो आप उसको देख के अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा कम से कम 6 महीने का तो हो गया, यानी आपको नॉलेज ये है कि 6 मंथ का बच्चा बैठने लगता है। ओके, तो 6 मंथ तो इन्होंने पार कर लिया है। तो ये क्या है, एक तरीके का अनुमान लगाना हुआ। और थर्ड देखिए, सी वाला क्या हो गया? उपमान। उपमान का मतलब इसमें क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं और इसको बोलते हैं एनालॉजी। कंपैरिजन का मतलब है कि एक एक की तुलना हम दूसरे से करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, चंद्रमुख, है ना? आपकी जो हिंदी में जो बहुत सारे मुहावरे होते हैं, अलग अलग चीजें इसमें होती हैं, तो उसमें हम बहुत ज्यादा तुलना करते हैं। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान मुख। तो ये क्या करते हैं, उपमान करने, एक दूसरे की तुलना, चंद्रमा की तुलना किससे कर रहे हैं? चेहरे की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं। जो चेहरा है वो कैसा है? चंद्रमा के समान है, या चांद सा चेहरा है। ओके, तो ये क्या होती है आपकी उपमान, उपमान। इसमें कंपैरिजन किया जाता है। अर्थपति, अर्थपति का आप देखिए, ऐसे बात करिए। अर्थपति का मतलब है हम इसमें क्या करते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पॉस्टुलेशन बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति बनती है जिसके द्वारा हम पॉस्टुलेशन एंड डेरिवेशन हो जाता है। इसमें हम अर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ कैसे इसमें निकाल लेते हैं? किसी भी चीज का अपने दिमाग से हम सोच लेते हैं। जैसा इसका उदाहरण आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति से आपने बोला कि तुम बहुत मोटे हो। तो व्यक्ति ने आपसे क्या बोला कि मैं तो खाना ही नहीं खाता हूँ, मैं तो दिन भर खाना नहीं खाता हूँ, तो भी मैं मोटा हूँ। तो आप ये समझ लेते हैं कि ऐसी बात तो है नहीं, खाना ये दिन भर नहीं खाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये रात में खाना खाता होगा ज्यादा, इसी वजह से ये मोटा है। कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मैं तो दिन भर पढ़ाई ही नहीं करता, फिर भी मेरा जेआरएफ हो गया, तो आप क्या इस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, कि बिना पढ़े कैसे जेआरएफ हो गया। तो आप उसका अर्थ निकाल लीजिए, आप उसका अर्थ निकाल लेंगे कि ये लगता है ये रात भर पढ़ता है, दिन भर ये काम करता है, अपना कुछ भी काम करता हो और रात भर पढ़ता हो, बिना पढ़े तो इसका निकलेगा नहीं। तो आप उसका क्या किए, अर्थ निकाल लिए। तो ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल? अर्थवती का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, अब देखिए ई नंबर में मतलब क्या है, अनुपलब्धि मतलब कोई चीज न हो उसके बारे में आपको आभास होना, उसके बारे में आपको नॉलेज लेना, इसको बोलते हैं नॉन परफेक्शन, निगेटिव एंड कॉग्निटिव ट्रुथ। ये ज्यादातर क्या होता है, जो निगेटिव चीजों से ही हमको नॉलेज ज्यादा मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 7 बजे की ट्रेन थी। ओके, आपकी 7 बजे की ट्रेन थी, आप स्टेशन पहुंचे और ट्रेन आपको नहीं दिखाई दे रही है। अनुपलब्धि मतलब उसकी उपलब्धि नहीं है, वहां पे नहीं है वो। तो आप ये समझ जाएंगे कि ट्रेन चली गई है। आप 10 बजे पहुंचे और आपको 7 बजे आपकी ट्रेन का टाइम था, मान लीजिए आप 9 बजे पहुंचे, तो ट्रेन ना होने पे आपको
उसके ना होने मतलब नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा सेंस निकलता है इसमें। आपको पता चल जाता है कि ट्रेन चली गई है। जैसे कि आपको फूल में इसका एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा ये चीज़ वाला कि फूल में क्या होता है, फूल तो है लेकिन उसमें क्या है, सुगंध नहीं है। मतलब आपको ये पता है कि फूल में हमेशा सुगंध होता है। कुछ रोज़ेज़ ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड रोजेज़ होते हैं। दिनेश, ओके, गुड इवनिंग दिनेश। अभी हम लोग वेदांत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 6 तरीके के जो प्रमाण होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, फिलॉसफी की क्लास चल रही है। तो अभी क्या होता है, अनुपलब्धि का मतलब है किसी चीज के न होने पे नेगेटिव चीजों से हमको चीजों का पता चलता है। मतलब आपको ये पता है कि फूल में क्या होता है, महक होती है, और आप क्या कह रहे हैं कि फूल तो है पर इसमें महक नहीं है। कुछ जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं, जैसे रोजेज होते हैं जो हाइब्रिड वाले होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि एकदम न के बराबर उसमें महक होती है। लेकिन जो देसी फूल होता है, जो देसी जो घर पे लगाया हुआ रहता है, रोज होता है, उसमें कितनी महक होती है। इससे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। शब्द, शब्द प्रमाण के मतलब कि वर्बल टेस्टिमनी इसको बोलते हैं। स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, ठीक है। और पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट, कोई आपका रिलायबल एक्सपर्ट है उसके द्वारा आपको नॉलेज मिल रही है, शब्द के द्वारा। जैसे कि आप सबको पता है भगवत गीता के बारे में, ठीक है। ज्यादा नहीं भी नॉलेज होगी तो आपको रामायण की कहानी तो एक ओवरऑल जो समरी है वो आपको पता ही होगी। तो कैसे पता चली आपको, क्या आप रामायण के टाइम में थे, कोई था क्या इसमें से रामायण के टाइम में? हम्म? महाभारत के बारे में आपको पता है, अर्जुन के बारे में जैसा आप जानते हैं, जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी उसके बारे में, मतलब कुछ चीजों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो आप उस समय थे, आप उस समय नहीं थे, आपको कैसे नॉलेज हुई? आपको शब्दों के द्वारा नॉलेज, या तो आपने किताबें पढ़ी, या आपके घर में मम्मी पापा ने बताया, या आपके टीचर ने बताया, या आपके समाज ने बताया। ओके, किसी न किसी ने आपको इन सब चीजों के बारे में, रामायण महाभारत बाकी चीजों के बारे में आपको बताया होगा, है ना। तो आपको ये नॉलेज कैसे मिली? आपको ये नॉलेज मिली शब्द के द्वारा मिली, तो इसको क्या बोलेंगे, शब्द प्रमाण। ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। और हो सकता है सेकंड में आ जाए, क्योंकि सेकंड में उतना नहीं चांसेस है, लेकिन फर्स्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, फर्स्ट में, तो इसके लिए भी आप इसको पढ़ के रखिए, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो बताइए दिनेश एंड ज्योति, आपको समझ में आ गया? प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि एंड शब्द। ज्योति तो शुरू से थी, समझ में आ गया ज्योति? ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका हिंदी भी एक बार आप देख लीजिए। यह क्या होता है, यह सटीक ज्ञान और सत्य के साधनों के रूप में 6 प्रमाणों की पहचान करता है। जो वेदांत है वो 6 टाइप के प्रमाणों को मानता है। ओके, दिनेश समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। 6 तरीके के प्रमाण मानता है, कौन मानता है? वेदांत। ओके, वेदांत 6 तरीके के प्रमाण मानता है। वो 6 तरीके के प्रमाण कौन कौन से हैं? पहला क्या है? प्रत्यक्ष। ओके, ये प्रत्युष गलत लिखा है, प्रत्यक्ष यानी धारणा या परसेप्शन बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या है? अनुमान। ओके, तीसरा क्या है? उपमा करना। चौथा अर्थपति है। पांचवा अनुपलब्धि है, और छठवां क्या है? शब्द है। ओके, शब्द या शब्द आप मान सकते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें नॉलेज हमको कैसे मिलती है? अपने सेंसेस के द्वारा। 5 तरीके के आपके सेंस है। ओके, आंख के द्वारा नॉलेज होती है, कान के द्वारा होती है, आप किसी चीज को टच करके करते हैं नॉलेज, और सुन के करते हैं, और टेस्ट करके करते हैं। तो 5 तरीके के आपके सेंस ऑर्गन होते हैं जिनके द्वारा आपको नॉलेज मिलती है। यानी जब प्रत्यक्ष नॉलेज मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? परसेप्शन, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष नॉलेज। तो प्रमाणा जो इसका है, पहला प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाणों को मानता है। ओके, दूसरा क्या हो गया? अनुमान। अनुमान का मतलब है कि हम किसी चीज के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, और ये हमेशा क्या होती है, जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है इस पे निर्धारित होता है। आप किसी चीज का अनुमान तब लगाएंगे जब आपके पास उस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जैसे मैंने क्या बताया कि बादल को देख के आप नॉलेज लगा लेते हैं, आप मतलब कि इतना समझ लेते हैं, आप अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी, है ना। तो यानी आपको नॉलेज, आपने पहले देखा हुआ कि जब बादल घने आते हैं तो बारिश होती है।
तो अनुमान कैसे होता है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, और अनुमान का मतलब है पूर्व ज्ञान पे आधार मानकर हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं। ओके। तीसरा क्या है? उपमान। उपमान का मतलब होता है तुलना करना। उपमा अलंकार है ना, आप देखे होंगे, उसमें का उदाहरण क्या है? चंद्रमुख, आप सबने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम तुलना कर रहे हैं कि जो हमारा चेहरा है वो कैसा है? चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा में तो कितने गड्ढे होते हैं, है ना? तो ऐसा मुंह होता है क्या? अगर ऐसा किसी लड़की को बोल दो तो फिर तो वो मार पिटाई पे उतारू हो जाएगी एकदम, है ना? लेकिन चंद्रमुख बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। अर्थपति। अर्थपति का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं? अर्थ निकाल लेते हैं, परिस्थितियों से हम अर्थ निकाल लेते हैं। ओके। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि किसी ने आपसे बोला कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, और क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, ओके, और मेरा जेआरएफ हो गया है। मैं दिन भर जॉब करता हूँ और मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए तब भी मेरा जेआरएफ हो गया। तो क्या आप मानेंगे इस चीज को कि बिना पढ़े जेआरएफ हो गया? क्या अब आप इसका अर्थ ये निकालेंगे? आप नहीं, इसका आप इसका अर्थ ये निकालेंगे कि हो सकता है दिन भर ये जॉब करता हो और ये क्या करता है? ये रात में पढ़ता है ना? तो ये किसका हो जाएगा? अनुपलब्धि। मतलब कि आप उस चीजों का क्या कर रहे हैं? अर्थ निकाल ले रहे हैं। ओके, एक मिनट, हिंदी में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो गया ना। अर्थपति का उदाहरण क्या होगा कि आपने क्या कर लिया? अच्छा ठीक है, यही तो मैं बता रही थी ना कि आपने अर्थ निकाल लिया कि वो रात में पड़ता है। ठीक है, गलत नहीं हुआ। और अनुपलब्धि, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या हम देख रहे हैं? अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब हो जाता है कि चीजें न उपलब्ध हो, उसके बाद भी आप उसका क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे कि फ्लावर का आपने बताया, गुलाब के फूल का लीजिए कि गुलाब का फूल तो है लेकिन उसमें महक नहीं है। मतलब जो गुलाब के फूल की जो महक होती है उसमें वो महक नहीं है, यानी उसके न होने पर भी आप उसका अंदाजा लगा रहे हैं। अनुपलब्धि। और द्वितीय 6 वाला क्या हो जाता है? लास्ट क्या होता है? शब्द। मतलब कि शब्द के द्वारा आप किसी चीज का पता लगाते हैं, या तो वो आपका बहुत ज्यादा आपका एक्सपर्ट हो, जिसपे आपको पूरा विश्वास हो कि वो जो बोल रहा है सही है, या फिर आप कहीं सुन के, आप कहीं किताब के द्वारा, किसी भी तरीके से आप शब्दों के माध्यम से चीजों का पता लगाते हैं। मतलब ज्ञान की प्राप्ति आप 6 तरीके से करते हैं, ये वेदांत मानता है। ओके, अब समझ में आ गया दिनेश? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे दिनेश समझ में? दिनेश, कौन कौन जुड़ा है क्लास में? एक बार आप लोग मुझे बता तो दिया करिए कि कौन कौन आ रहा है क्लास में। उसके लिए मुझे स्लाइड बंद करनी पड़ेगी देखने के लिए ना, इसलिए मैं पूछती हूँ। दिनेश, दिनेश चले गए नहीं बोल के, नहीं समझ में आया? कहाँ है दिनेश? ओके, पूजा, ठीक है। पूजा, आप भी रेगुलर हैं तो आप भी ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी चीजें हो वो मैं आपको बता दिया करूँगी। ओके। अब देखिए किसकी बात करते हैं। गुड इवनिंग राखी, गुड इवनिंग। तो अभी मैंने खत्म किया है राखी, जो आपने बोला था कि 6 तरह के जो प्रमाण है उसको डीप में बता दीजिए। तो अभी मैंने जस्ट खत्म किया है। ओके, आप वीडियो एक बार देख लीजिए।
ओके, मेरा नाम सर्च किया लेकिन मिला नहीं टेलीग्राम पे। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं राखी, आप थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, मैंने 2-2 बार तब से वही बताया है। ओके, मैं आपको सेंड कर देती हूँ उसका अपनी आईडी, तो पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, आप मुझे इससे सेंड करिए, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है पूजा, अभी हम लोग क्या देखते हैं, जो वेदांत था वो आगे चलकर उसका 6 डिवीजन हो गया, मतलब 6 और तरीके के चीजों में डिवीजन हो गया। ओके, जो वेदांत था 6 और स्कूल में बट गया। लिंक उसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको अब यूट्यूब की जो क्लास होती है उसमें मिल जाएगा आपको। ओके, और नहीं तो मैं भेज भी दूंगी, देखिए, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे जो क्लासेस चल रही हैं उसका उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, है ना। लेकिन टेलीग्राम की क्लासेस, सॉरी, जो यूट्यूब की क्लासेस चल रही हैं वो फ्री लर्नर के लिए हैं। आपको भी वो चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपकी क्लास में भी पढ़ाई जाएंगी। ओके, आप दोनों अटेंड कर सकते हैं, पर आप चाहे तो आप यूट्यूब को छोड़ भी सकते हैं। ओके, कर लेंगे तो फिर चलते फिरते सुनते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं, चीजें रिवाइज भी होंगी, फायदा ही करेगा आपको। तो चलिए हम बात करें, जो वेदांत है वो आगे चलकर 6 सब स्कूल में डिवाइड हो गए, 6 प्रकार के और स्कूल बन गए। तो कौन कौन से स्कूल है वो हम लोग देखते हैं। एक इसमें बना अद्वैत, ये किसने दिया है, आदि शंकराचार्य ने दिया है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत, इसका अगर आप हिंदी देखेंगे, हिंदी में ही मैं दिखा देती हूँ। अद्वैत यानी दो नहीं है, क्या है, एक है। इसमें बात होती है, जो वेदांत होता है, लिंक क्या बताऊं, फिलर फॉर्म आप सर्च करेंगे, फिर आप उसमें मेरा क्लासेस आपको दिख जाएंगे एजुकेशन की। ओके, जो वेदांत है वो मानता है दो चीजों को मानता है। वेदांत क्या है, डुअलिज्म है, ठीक है, डुअलिज्म है, और ये दो चीजों को मानता है। वेदांत क्या है, डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब है कि ये क्या करना है, दो चीज को मानता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो फिर 6 वेदांत बने बाद में, 6 सब स्कूल में जो डिवाइडेशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि किसी न किसी ने भी उसको मोनोलिज्म भी माना है, मतलब चीजें क्या है, एक ही है। तो डुअलिज्म, मोनोलिज्म, मोनोलिज्म का मतलब एक, डुअलिज्म का मतलब दो, तो एक और दो वो है क्या। तो जो वेदांत है वो क्या मानता है, ब्रह्मा और आत्मा में विश्वास करता है। ओके, ब्रह्मा एंड आत्मा, किसमें विश्वास करता है, ब्रह्मा और आत्मा में विश्वास करता है। तो जो 6 डिवीजन हुए हैं, तो कोई मानता है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, कोई मानता है कि ब्रह्मा और आत्मा अलग है, कोई मानता है कि ब्रह्मा में ही आत्मा है। तो आपको यही याद करके चलना है इसमें, सिंपल सा। ओके, तो मैं अलग अलग करके आपको बता देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला आपका क्या है, अद्वैत। अद्वैत मतलब कि अद्वैत का मतलब ये होता है कि आत्मा ब्रह्मा क्या है, एक है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, क्या है, एक है। आया समझ में, ऐसे याद करिएगा। मतलब किसी चीज में अ लग जाता है तो नेगेटिव सेंस करता है ना, द्वैत। अद्वैत दो नहीं है, तो जब दो नहीं है तो आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक हो गए। ठीक है, आया समझ में, ये दोनों क्या है, एक ही है। आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक ही है, बराबर, आत्मा बराबर ब्रह्मा। ओके, तो ये किसने बोला था, अद्वैत वेदांत ने बोला था, जिसके कौन है, फाउंडर कौन हो गए, आदि शंकराचार्य। राखी, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ यहाँ पे। अब आप वहां पर बोल रही थी ना कि सबका एक साथ हिंदी में भी बताइएगा, तो यहाँ पे आपको सब हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि व्यक्तित्व, आत्मा और ब्रह्मा दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है,
दूसरा देखिए क्या है, विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत के प्रोफाउंडर कौन है? और इसके रामानुज। ओके, यह मानता है कि सभी विविधता एक एकीकृत रूप में समाहित है। ओके, विशिष्ट द्वैत का मतलब ये है कि जो आत्मा और ब्रह्मा है वो क्या है, वो चीजें अलग अलग नहीं है। ओके, ब्रह्मा के अंदर क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रह्मा है। ओके, हम आपका क्या है कि इसमें हम, एक मिनट, क्या हो जाता है, एक मिनट रुकिएगा, स्लाइड थोड़ी बंद हो गई, फिर से खोलते हैं। ताकि आप इसको जरूर देख लीजिएगा, 6 प्रमाणा जो मैंने बताया है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो लेकिन एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत में बोला गया है कि आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक ही है। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि ब्रह्मा के अंदर क्या होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि आत्मा में नहीं होती। मतलब अगर ये ब्रह्मा मानिए, इसी के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है, लेकिन ब्रह्मा में बताया गया है एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि आत्मा में नहीं होती। ओके, सारा खेल क्या है, देखिए ब्रह्मा और आत्मा के इर्द गिर्द ही आपको घूम रहा है। कोई मानता है ब्रह्मा ऐसे है, कोई मान रहा आत्मा अंदर है उनकी, कोई दोनों बराबर मान रहा है, कोई बताता है कि कोई भेद नहीं है। लेकिन चीजें आपको ये याद रखनी कि किसने क्या बोला है आत्मा और ब्रह्मा के बारे में। इसको अलग अलग करके समझेंगे तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, द्वैत। द्वैत वेदांत किसने लिखा है, माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने दिया है। इसमें क्या बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्मा ये क्या है, ये अलग अलग है। आत्मा अलग होती है और क्या होते हैं, ब्रह्मा अलग अलग होते हैं। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डुअलिज्म बोला जाएगा। जब जहां दो चीज रहेगा, मतलब आत्मा ब्रह्मा जहां अलग रहेगी उसको क्या बोलते हैं, डुअलिज्म, मतलब दो चीजें। और जहां आत्मा और ब्रह्मा एक है, ओके, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, अद्वैत में पढ़ा, ये क्या हो जाएगा, ये मोनोलिज्म हो जाएगा। मतलब आत्मा और ब्रह्मा एक है, जहां दोनों एक में रहेंगे तो मोनोलिज्म बोलते हैं। ओके, जहां दोनों अलग अलग रहेंगे वहां क्या बोलते हैं, डुअलिज्म बोलते हैं। तो माध्वाचार्य के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आत्मा और ब्रह्मा दो अलग अलग चीजें हैं, आत्मा अलग है और ब्रह्मा अलग है। ओके, आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग अलग संस्थानों के रूप में मानता है और भक्ति को शाश्वत मोक्ष के मार्ग में जानता है। और ये मानता है कि जो इसका क्या करेगा, भक्ति करेगा, उसी को क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, हिंदी में ही देख लेते हैं आप लोग, द्वैताद्वैत। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों इसका सेम ही है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत किसने बोला है, निम्बकाचार्य ने बोला। इसमें कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मा, ये सबकी बात मान लिए हैं। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा कभी कभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं, एक में ही होते हैं। द्वैताद्वैत में किसने बोला है, निम्बकाचार्य ने बोला है। ओके, आधा नाम ही इनका आ रहा है, निम्बकाचार्य। ओके, द्वैताद्वैत किसने दिया, निम्बकाचार्य ने दिया। इन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि ब्रह्मा के अंदर ही आत्मा होती है, और कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मा अलग होते हैं और आत्मा अलग होती है। ओके, ये बताया गया है द्वैताद्वैत में। नेक्स्ट क्या है, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत किसने दिया गया है, वल्लभाचार्य ने दिया गया है। ओके, इन्होंने क्या बोला है, ये भी क्या है, ये मोनोलिज्म है। इसने उन्होंने बोला है कि ब्रह्मा और आत्मा क्या है, एक ही है, और ब्रह्मा क्या है, संपूर्ण है, और आत्मा उसका क्या है, हिस्सा है।
तो इसका अगर फिगर बनाना है तो आप इसको देखिए, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको फिगर भी अगर आप बना लेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होगी। फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुद्धाद्वैत में क्या बताया वल्लभाचार्य का कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ओके, आत्मा बराबर क्या है? ब्रह्मा। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, और जो आत्मा है वो किसका पार्ट है? वो ब्रह्मा का पार्ट है। ओके, शुद्धाद्वैत में ब्रह्मा को इसमें संपूर्ण माना गया है, और आत्मा क्या है? उसका पार्ट या हिस्सा, जो भी कहिए। अब नेक्स्ट क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? भेदा अभेद। ओके, भेदा अभेद का क्या है? भेदा अभेद का ये मतलब है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। मतलब कंफ्यूज थे ये, समझ नहीं पा रहे थे, है ना, कि आत्मा और ब्रह्मा क्या है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। इन्होंने ये बताया है कि दोनों में क्या है। हाँ, सही बात है। एनटीए को बहुत अच्छा मौका दे दिए हैं, अलग अलग करके चार बहुत आराम से मिल जाएंगे, चारों का अलग अलग करके क्वेश्चन बना दो, है ना, और बच्चों को फंसाओ को। इन्होंने बताया है कि सब चीजें एक ही है, ब्रह्मा वही है, जो आत्मा है आत्मा वही है ब्रह्मा, मतलब कोई भेद नहीं है इसमें, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सियोलॉजी पढ़ें इसकी। तो एक बार आप अपने हिसाब से लिखेंगे ना तो ज्यादा चीजें याद होंगी, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके कोर्स में है तो चीजें आती भी हैं। वेदांत आपने पढ़ा, उसके 6 स्कूल के बारे में पढ़ा ही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी एक घंटे की फुर्सत नहीं मिलती है घर में, है ना। बेटा मेरा पागल कर देता है तो। चलिए एक्सियोलॉजी देखते हैं। एक्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मूल्य मीमांसा। ओके, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में हम पहले ही बताए थे कि किसकी बात होती है, इसमें मूल्यों की बात होती है कि किसी भी दर्शन के मूल्य क्या है, उनसे क्या हमको अच्छी चीजें मिल रही हैं, हमारे अंदर क्या चीज का विकास हो रहा है। ओके, इसको बोलते हैं मूल्य मीमांसा। तो एक्जियोलॉजी इसकी कहती है कि क्या करना है? ऑनेस्टी रखना है, ईमानदारी रखना है, लिबरेशन लिबरेशन रखना है, मुक्ति का या मोक्ष का मार्ग अपनाना है, मतलब जो चीजें करनी है उससे क्या हो, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? कि खुद को पहचान सके हम, खुद के बारे में जान सके हम। ओके, ये क्या है इसकी एक्जियोलॉजी? ऑनेस्टी, लिबरेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो वेदांत आपको आपने उसका पढ़ लिया, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड इसकी एक्सियोलॉजी। कुछ इसकी टर्मोलॉजी है जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जाता है तत्वमासी। तत्वमासी का मतलब क्या होता है? यू आर द ब्रह्म। एंड अहम ब्रह्मासी का मतलब होता है आई एम द ब्रह्म। एक मिनट में आ रही हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तू बोलता रहा, तू बोलता रहा।
फिर मैं आ गई हूँ। सब लोग हैं क्लास में, बने हुए हैं? क्लास में हैं आप लोग? वेरी गुड। तो चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कुछ टर्मोलॉजी का यूज होता है इसमें। क्या है? तत्वमासी। तत्वमासी का मतलब होता है यू आर द ब्रह्मा, आप क्या हो? आप ब्रह्मा हो। और जहां अहम ब्रह्मासी होता है उसका मतलब होता है आई एम द ब्रह्मा। ओके, मतलब मैं ब्रह्मा हूँ, है ना? आप लोग क्या है? यू आर द ब्रह्मा, मतलब अगर ऐसे याद करें तो आप तत्वमासी हैं और हम क्या हो गए? अहम ब्रह्मा, है ना? नेक्स्ट देखते हैं इसका एम ऑफ द एजुकेशन, कि उस समय एम ऑफ द एजुकेशन कैसा था। ओके, जो एजुकेशन वेदांत के समय में दी जाती थी तो उसमें क्या एम था? ओके, अकॉर्डिंग टू वेदांता एजुकेशन शुड फोकस ऑन बोथ द टू एस्पेक्ट। कौन कौन से दो एस्पेक्ट थे? ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट थे, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ठीक है, जो व्यवहारिक ज्ञान है उस पर भी ध्यान दिया जाता था और आध्यात्म ज्ञान, दोनों पर ध्यान दिया जाता है। कि जो वेदांता है वो भगवान को मानता है ना? क्या है? ऑर्थोडॉक्स है, वेदों को और क्या है? भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है। अब ईश्वर का मतलब क्या? अभी जो आपने पढ़ा कि ब्रह्मा को मानता है, आत्मा को मानता है, इन सब चीजों को मानता है। ओके, तो इसमें जब इस समय में वेदांत के समय में जो एजुकेशन दी जाती थी उसका क्या काम था? व्यवहारिक चीजों पर भी ध्यान देना है बच्चे के, और उसको अध्यात्म की तरफ भी मोड़ना है। और इसमें क्या होता था? एजुकेशन मस्ट डेवलप ए हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, मतलब बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, संपूर्ण उसका डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान दिया जाता था। ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ठीक है, ऑल डेवलपमेंट पे इसकी हेल्दी बॉडी भी रखना है और हेल्दी माइंड भी रखना है। उस समय का जो करिकुलम था उसको आप देखिए कि कैसे होती थी। तो वेदांत के अनुसार जो उनका करिकुलम था उनको दो तरह के चीजों में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था? पराविद्या, और दूसरा क्या था? अपराविद्या। पराविद्या का मतलब क्या है? अध्यात्म शिक्षा के बारे में बात होती है। पराविद्या मतलब कि अध्यात्म के बारे में बात हो रही है, यानी स्पिरिचुअल के बारे में बात हो रही। और अपराविद्या, अपराविद्या का मतलब क्या हो गया? कि जो वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, जो हमारा भौतिक जगत है, उसमें कैसे रहना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो दो तरीके की उसमें चीजें बताई जाती थी। वैदिक काल में जो होता था पराविद्या अध्यात्म के लिए, जैसे मतलब तंत्र मंत्र का, ठीक है, भगवान के बारे में बताना, तंत्र मंत्र मतलब वहां तक पहुंचना कैसे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, लिबरेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब के बारे में चीजों को बताया जाता था। ये किसमें आएगी? पराविद्या में आएगी। और दूसरा आपका अपराविद्या में सांसारिक चीजों, भौतिक चीजों की, मतलब उसको जीवन जीने के लिए, इस संसार में रहने के लिए उसको जो जो चीजों की करिकुलम में शामिल किया गया था। जैसे कि क्या होता है? उनको साइंस की नॉलेज देना, मैथमेटिक्स की नॉलेज देना, ज्योतिष की नॉलेज देना। तो इन सब चीजों की जो नॉलेज होती थी उसमें क्या होता था? वो आ जाएगा आपका अपरा विद्या में आ जाएगा। ओके, जैसे कृषि की नॉलेज देना, कुछ कढ़ाई बुनाई की, शिल्प की नॉलेज दे देना, ये सब आता है आपका अपरा विद्या में। ओके, तो परा अपरा ये टर्म भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ये परा विद्या क्या होती है और अपरा विद्या क्या होती है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? मेथड ऑफ द टीचिंग, उस समय जो शिक्षा दी जाती थी उसके मेथड क्या क्या थे? गुड। तो उसमें मेथड क्या क्या यूज होते थे इसको आप देखिए। वेदांतिक एजुकेशन एडवोकेट टू मेन्स मेथड ऑफ द टीचिंग। वेदांत के समय में दो तरीके का मेन मेथड क्या क्या था? ओरल था, और क्या था? थिंकिंग और रिफ्लेक्शन की बात होती थी। मौखिक मतलब मुंह के द्वारा, मौखिक का मतलब मुंह के द्वारा, यानी जो उस समय के जो आचार्य लोग थे, टीचर लोग थे, वो लोग क्या है? मुंह के द्वारा वेदों के बारे में और सब चीजों के बारे में वो बताते थे। एक विधि आपकी ये हो गई, पहला क्या हो गया? ओरल हो गया। और दूसरी विधि किस पे फोकस होता था? चिंतन, मतलब सोचनी है। प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब अपनी तरीके से किसी बात को सोचने के बारे में। ओके, जैसे कि मैं आपसे किसी चीज के बारे में बोल दूं तो आप इसके बारे में बताइए। जैसे कि आपके सामने कोई फिगर दे दिया जाए और इसको आपको उसके बारे में बताना है कि ये क्या है।
आप क्या करेंगे? उस चीज़ को आप सोचेंगे, समझेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। आज के समय की जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, जो टीचिंग हो रही है, वो ज़्यादातर किसके बारे में हो रही है? वो थिंकिंग और रिफ्लेक्शन की बात ही उसमें हो रही है। जैसे कि बच्चों को देख रहे हैं कि छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे, जो भी छोटे बच्चों से भी शुरुआत करें कि कोई चीज़ उनको दे दिया जाता है ना? ये पहले भी होता था, वैसे हम लोग के टाइम में भी होता, जैसे एस्से हम लोग लिखते थे ना कि गाय के ऊपर एस्से लिखो। और अभी क्या, अभी थोड़ा-सा मॉडर्न हो गया, कोई लोग पिक्चर लगा के दे दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को दे रहे हैं, कोई वीडियो दे दे रहे हैं, उसके बारे में लिखो कि क्या कहानी हो सकती है, ये सब चीज़ें, ठीक है? थोड़ा मॉडर्न है, लेकिन हाँ, पहले भी वही होता था, हम लोग के टाइम में भी। आप लोग को क्या होता था? हाँ, ज्योति आप लोग को ऐड कर देंगे, ओके? तो उस समय जो होता था, जो हम लोग का ऐसे लिखा जाता था कि अपने से सोच के लिखना, है ना? किसी में होता था ना कि किसी मेले के बारे में लिखो, फेयर के बारे में जो हम लोग लिखते थे। तो उन सब चीज़ों का क्या होता है कि हम उस चीज़ को सोचते हैं, उस चीज़ों को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके? तो 2 तरीके की टीचिंग मेथड समझ में आई, क्या-क्या थी? मौखिक थी और चिंतित थी। द रोल ऑफ द टीचर। वैदिक काल में, वेदांत के समय में रोल ऑफ द टीचर क्या था? टीचर का रोल क्या होता था? ओके? तो इसको आप लोग देखिए कि क्या होता था, उस समय क्या होता था, शिक्षक और गुरु का रिश्ता होता था। स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल पेरेंट्स ऑफ द पीपल। जो गुरु होते हैं, वही उस समय, जब वो जहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे गुरुकुल में, तो उस समय का जो टीचर होता था, उस समय वही उनका माता-पिता, सब चीज़ क्या होता था, वही होता था। एक गुरु ही सब कुछ होता, क्योंकि वहीं रहते थे लोग और उसी हिसाब से अपना जीवन जीते थे। He was extremely influential in life and education of his people. ओके? और जो गुरु होता था, उनका अपने शिष्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। ठीक है? जब आदमी साथ में रहेगा तो उन्हीं को देखेगा, उन्हीं के हिसाब से करेगा, है ना? तो उनकी जो शिक्षा होती थी, वो सुबह से लेकर रात के सोने तक उनकी शिक्षा चलती रहती थी। कुछ न कुछ गुरु उनको हर चीज़ का, उठना, बैठना, खाना-पीना, हर चीज़ में गुरु उनका सपोर्ट करता था और उनके साथ रहता था। ओके? He had two major jobs: to prepare the peoples for practical life and to make him acquire spirituality. मतलब उनको दो तरीके की नॉलेज दी जाती थी। जो टीचर का काम क्या होता था, बच्चों को दो तरीके की नॉलेज देना, उसके प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी बताना और उसके जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उनको भी संसार से जोड़ने के बारे में भी काम होता था। ओके, नेक्स्ट, तो आपका जो वेदांत दर्शन है यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आप पढ़ेंगे शांत दर्शन के बारे में, जो मैंने बताया। एक बार आपको और रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है? पूजा और ज्योति, क्या आपने मेरा कोड यूज किया था, ANCS10? कोड यूज अगर की होगी तो आपको 10% ऑफ मिला हो। क्या आपने यूज किया था? उसका यूज करके पढ़ पाई आप कोड का? ठीक है, अगर की होती तो फिर आपको फायदा होता है ना, 10% कम हो जाता। वेदांत फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी की चलिए हम लोग बात करते हैं कि वेदांत फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। एंड ऑफ द वेदांत, जहाँ वेदों का अंत होता है वहाँ वेदांत फिलॉसफी शुरू होती है। ओके, तो इसकी जो मेटाफिजिक्स होती है, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, तत्व मीमांसा, कि कोई चीज बना है किन तत्वों से मिलकर बना है। तो मेटाफिजिक्स इसकी मानता है वेदांत का कि कोई चीज दो चीजों से मिलकर बनी है। ओके, वो किससे है, या तो वो आत्मा या ब्रह्मा, या तो वो ब्रह्मा है या तो वो आत्मा, या फिर दोनों वही है या फिर अलग अलग है। तो इस सब के बारे में जो डीप में हम लोग पढ़े, तो ये क्या मानता है, ये गॉड को ओवरऑल आप मान के चलिए कि ब्रह्मा बराबर गॉड में विश्वास करता है। ओके, इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मतलब एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि ज्ञान मीमांसा। अकॉर्डिंग टू वेदांता, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति 6 तरीके के प्रमाण से होती है। ओह, राखी आप उसमें थी टेस्ट वाले में, अच्छा। तो बोलिए पैसा रिफंड करने को, है ना? फिर उसकी सब लोग समोसा पार्टी करेंगे, है ना? जो पैसा मिलेगा।
तो 6 तरह के प्रमाण हैं, इसको एक-एक करके देखते हैं हम लोग। पहला क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जो चीज़ें हमको सेंस ऑर्गन से पता चलती है, मतलब सामने देख के, छू के, सुन के पता चलती है, प्रत्यक्ष तुरंत ही पता चलती है। अनुमान का मतलब जब चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। उपमान का मतलब क्या होता है कि जब हम चीज़ों का तुलना करते हैं, कंपैरिजन के द्वारा नॉलेज होती है। अर्थपति, अर्थपति का मतलब क्या हो गया कि जब हम उसको अर्थ लगा लेते हैं। ओके, कि जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने आपको बताया है उसको लिखिएगा, नीचे उसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। मैं बार बार ये कहती हूँ, आप करिएगा जरूर, तभी आपको चीजें आगे याद रखेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो मेरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वही तुरंत आपका तैयार हो जाएगा। ओके, अर्थपति का मतलब है कि आप चीजों का जब अर्थ लगा लेते हैं, है ना। जैसे कि किसी ने आपको बोला कि जेआरएफ वाला, एक एग्जांपल रखे दिमाग में तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कि जेआरएफ आपका किसी ने बोला कि मैं तो जॉब में हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, फिर मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो आपको पता है कि वो दिन भर नहीं पढ़ता होगा, तो रात में जब जॉब से आता होगा तो पढ़ता होगा, है ना। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब है कि किसी चीज के न रहने पर निगेटिव, इसमें भी हमको चीजों को कॉग्निटिव मतलब चलो आ रहे हैं, चलो, तो उसका हमको नॉलेज होता है। अनुपलब्धि, जैसे कि इसमें रोज की बात हो रही है कि गुलाब तो है पर इसमें महक नहीं। ओके, लेकिन आपको पता है कि गुलाब में क्या होता है, गुलाब जैसी उस महक होती है, आपको इस चीज का नॉलेज है, लेकिन उसके न रहने पे आप उस चीजों को समझ रहे हैं। शब्द, शब्द होता है जब हमको वर्बल टेस्टिमोनी से पता चलता है, किसी के शब्दों के द्वारा हमको पता चलता है। वो ज्ञान आपको सुन के पता चलता है, किताबों के द्वारा भी हो सकता है, और इसमें क्या है, किसी आप अपने मतलब किसी सोर्स के द्वारा आपने किसी ने आपको कहा होगा, मतलब किसी ने आपसे कहा कि आप बचपन में क्या करते थे, जब कुछ भी नहीं मिलता था, टॉयज नहीं मिलता था, तो पैर रगड़ के रोते थे। तो आपको विश्वास हो गया ना कि हाँ, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोता था। तो ये कैसे पता चले? किसी के शब्द के द्वारा पता चला आपको। इसका हिंदी में देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो वेदांत था वो आगे चल के सिक्स इसका सब डिवीजन हो गया। ओके, सब स्कूल में बट गया। तो कौन कौन से थे? अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या हो गया कि आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक ही है। ओके, विशिष्टाद्वैत किसके द्वारा दिया गया था? रामानुज के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया था कि इसका ये एग्जाम्पल था कि आत्म ब्रह्मा के अंदर ही क्या है, आत्मा है। माधवाचार्य, माधवाचार्य ने क्या बताया था कि दोनों अलग अलग, आत्मा अलग है और ब्रह्मा अलग है। ओके, और निम्बकाचार्य ने क्या बताया था कि कभी कभी ये एक में ही होते हैं और कभी कभी क्या होते हैं, अलग होते हैं। और शुद्धाद्वैत किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि ब्रह्मा और आत्मा एक है, ब्रह्मा संपूर्ण और आत्मा क्या है, उसका अभाज्य है। और नेक्स्ट क्या है, भेदा भेद है, किसने दिया था? अचिंत्य महाप्रभु ने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, मतलब भेद अभेद है, कि कभी कभी आत्मा ब्रह्मा में अलग होती है और कभी कभी ब्रह्मा आत्मा में भी होते हैं, मतलब किसी तरह का कोई भेद नहीं है। ओके, तो इतनी बातें समझ में आई आपको? इतना समझ में आया आपको? अब देखिए इसकी एक्जियोलॉजी। ओके, एक्जियोलॉजी का मतलब क्या है? मूल्य मीमांसा। क्या क्या मूल्य हमको इससे डेवलप होते हैं? ऑनेस्टी, लिबरेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब कोई भी आपने जो जितना भी पढ़ा, अभी तक जितना चीजें पढ़ी आपने, जैसे बौद्ध पढ़ा और जैनिज्म पढ़ा था, उसमें भी आप क्या देखेंगे, लास्ट में क्या है, लिबरेशन की प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति ही ओवरऑल जीवन का उद्देश्य होता है। इसमें कुछ टर्म थे, तत्वमासी एंड अहम ब्रह्मा। तत्वमासी का मतलब होता है यू आर द ब्रह्मा, अहम मासी का मतलब होता है आई एम द ब्रह्मा। इस समय का एम ऑफ द एजुकेशन कैसा था? तो इसमें दो एस्पेक्ट की बात होती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ध्यान दिया जाता था और स्पिरिचुअल नॉलेज पे भी बात होती थी। और एजुकेशन का जो मेन एम था वो क्या था? पूरी बॉडी का मतलब डेवलप करना और उसके हेल्दी माइंड का भी डेवलप करना।
करिकुलम उस समय का कैसा था, इसमें दो तरीके की चीजें शामिल की जाती थी, पराविद्या एंड अपराविद्या। पराविद्या का मतलब हो गया स्पिरिचुअल नॉलेज को भी शामिल किया जाता था करिकुलम में, और अपराविद्या का मतलब जो भौतिक है सांसारिक शिक्षा है उसके बारे में भी नॉलेज दी जाती थी। मेथड मेथड ऑफ द टीचिंग उस समय का कैसा था, मौखिक था, ओरल ओरल विधि से भी शिक्षा दी जाती थी, और बच्चों को थिंकिंग करने पे भी फोकस किया जाता था। नेक्स्ट देखिए कि रोल ऑफ द टीचर, उस समय का रोल ऑफ द टीचर क्या था, जो गुरु थे आचार्य लोग थे वो कैसा था उनका काम, उनका क्या काम था, बच्चों की ओवरऑल जो लाइफ है उस पर फोकस करना था। जो गुरु होता था वो पूरे दिन उनके साथ होता था, बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज भी देना है और भौतिक का भी नॉलेज देना है। ओके, एक तरह से आप मानिए कि जो उस समय का गुरु होते थे वही सर्वे सर्वा होते थे, वही सब कुछ होते थे, है ना। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सांख्य दर्शन। ओके, इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, है ना। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। कल आपकी क्लास आपकी 10 बजे से होगी, कल 10 बजे वाली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से सांख्य दर्शन। लेकिन अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, है ना। जो सांख्य दर्शन है वो किसने दिया था, सबसे पहले देखिए किसने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था, है ना। महर्षि कपिल ने दिया था, कपिल नहीं महर्षि कपिल ने उनको दिया था, सांख्य दर्शन दिया था। इसमें जो ओवरऑल बातें होती हैं, ये क्या होता है, 25 तरीके के 25 तरीके के क्या है, तत्ववास बताए गए हैं। ओके, इन्हीं की इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं जो आपको अच्छे से रटने पड़ेंगे, है ना। सांख्य दर्शन के लिए सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के उसको याद करना पड़ेगा। ओके, मैं समझा दूंगी आपको, समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन याद करना आपका काम है। उसको आप नोट्स बना के उस चीजों को याद कर जाइए। ओके, ये जो दर्शन है ये क्या है, ये डुअलिज्म है। डुअलिज्म है इसका मतलब क्या हो गया, बताइए। अभी मैंने बताया है, बताइए तो डुअलिज्म का मतलब क्या हो गया। ठीक है राखी, वेरी गुड, सही पढ़ा था। डुअलिज्म का मतलब है कि ये किस चीज पे विश्वास करता है, दो चीज पे विश्वास करता है। ओके, तो वो दो चीज क्या है, पहला इसमें होता है पुरुष, और एक क्या होता है, प्रकृति। ओके, पुरुष एंड प्रकृति, दो चीज पे विश्वास करता है, पुरुष और प्रकृति पे। तो इनका जो सांख्य दर्शन है, आत्मा और ब्रह्मा अलग अलग है। ज्योति डुअलिज्म का मतलब होता है कि दो, मोनो का मतलब है एक। ओके, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि किस फिलॉसफी में, किस इंडियन स्कूल्स में किन चीज की बात हुई है। अभी आपने वेदांत पढ़ा, तो वेदांत का जो चीजें हैं ओवरऑल किसमें है, आत्मा और ब्रह्मा के साथ। ओके, लेकिन आप नेक्स्ट फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, इसमें आपकी बात होगी प्रकृति और पुरुष का, है ना। इसमें किसकी बात होगी, प्रकृति और पुरुष की। तो जो डुअलिज्म का सिर्फ मतलब होता है कि दो चीज में विश्वास करता है, मोनोलिज्म का मतलब कि एक चीज है। जैसे कि आप ये मानिए कि जो मुस्लिम कल्चर है, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म है वो क्या है, वो मोनोलिज्म है, यानी एक चीज, उनके जो अल्लाह कौन है, एक ही से। ओके, हाँ, और जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, वो भगवान को नहीं मानता है ना, वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानता है और ईश्वर को नहीं मानता है। इसको सांख्य दर्शन को क्या बोलते हैं, निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कभी कभी इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि निरीश्वर सांख्य क्या है, सांख्य दर्शन को ही निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष की बात होती है। ओके,
तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये भारतीय दर्शन में सबसे पुराना विद्यालयों में से एक कौन सा है? सांख्य दर्शन है। कपिल नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ऋषि सांख्य दर्शन के क्या है? संस्थापक हैं। सांख्य दर्शन की पहली रचना कपिल कपिल के द्वारा की गई थी, महर्षि कपिल के द्वारा, जिसको बोला गया था सांख्य सूत्र। ओके, और ये क्या है? ये डुअलिज्म। डुअलिज्म में क्या है? प्रकृति और पुरुष। ओके, अभी हम लोग इसको और पढ़ते हैं। इसमें जो आपका मेन है, आपको ये चीजें इसमें सांख्य दर्शन का सिर्फ इतना ही है। 25 प्रत्यावास की बात हुई है, 25 एलिमेंट की बात हुई है, ये आपको देख के चलना। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आज बता देती हूँ, लेकिन मैं कल भी इसको बताऊंगी क्योंकि आपको भूल जाएगा, इसलिए मैं आज बता रही हूँ और कल भी इसको बता दूंगी। इसमें क्या होता है? पुरुष होता है, प्रकृति होती है ना? पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। ओके, ये दोनों अलग अलग हैं तो ठीक है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं, ओके, जब पुरुष और प्रकृति मिलती है तो वो क्या होता है? महत्व की उत्पत्ति होती है। और महत्व को हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। हाँ राखी, सही है। 25 सत्यावास इसमें शांत में है, अब +1 अगर जोड़ देंगे 26 हो जाएंगे, तो ये कौन हो जाएगा? योग दर्शन हो जाएगा, है ना? आपको चीजें याद है ना? योग दर्शन हो जाएगा, जो कि किसमें हो जाता है? एक क्या होता है? गॉड को जोड़ दिया जाता है, तो आपका योग दर्शन बन जाता है। अभी मैं आगे इसको पढ़ाऊंगी। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष है, और इन दोनों का जब मिलन होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? महत्व की उत्पत्ति होती है। महत्व को क्या बोलते हैं? आपको टर्म महत्व ही याद रखना, मैं समझने के लिए बता रही हूँ कि उसका मतलब होता है बुद्धि या इंटेलेक्ट। ओके, और महत्व के बाद क्या होता है? जब बुद्धि ज्यादा आ जाती है तो क्या होता है? अहंकार हो जाता है ना? अहंकार की उत्पत्ति होती है। और जब ये अहंकार होता है, इसको 3 चीजों में बांटा गया है, सत रज तम। सुने होंगे ना, सत रज तम, उसको बोलते हैं। अहंकार को, जो ईगो हमारा है, सेल्फ आइडेंटिटी इसको बोलिए या ईगो बोलती है, लेकिन मेन उसका वर्ड क्या है? अहंकार। ओके, तो सत रज तम में बढ़ जाता है, और लास्ट में क्या होता है? जो सत होता है वो अलग से 3 चीजों में बढ़ जाता है। तो एक क्या बनता है? माइंड बनता है, 5 सेंस ऑर्गन बनते हैं, और 5 एक्शन ऑर्गन बनते हैं। मतलब मन बनता है, आप अपना बुद्धि इसको समझिए या फिर अपना मन समझिए, दिल समझिए, ठीक है, माइंड। ओके, तो और क्या बना? 5 सेंस ऑर्गन, 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनी आपकी। ये किससे बनी? आपकी सत्य से बनी। रजस से कुछ नहीं बनता है, और फिर उसके बाद तमस का आगे डिवाइडेशन होता है, 2 में होता है, जिसमें 5 तन्मात्रा बनती है और 5 महाभूत बनते हैं, है ना? 5 तन्मात्रा बन गई, 5 महाभूत बन गए। तो यहाँ आपके लिखे हैं 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? साउंड है, टच है, फॉर्म है, टेस्ट है, स्मेल है। और 5 महाभूत यही जो आगे होते हैं, जो साउंड होते हैं, ये आगे चल के आकाश बन गए, वायु बन गए, और आपका जो फॉर्म है, जो रूप है, वो आपका अग्नि बन गया, और आपका जो टेस्ट है वो क्या बन गया? आपा बन गया या वाटर बन गया, और जो आपका स्मेल है आगे चल के क्या बनता है? अर्थ बनता है या पृथ्वी बनती है। ओके, तो इतनी चीजें आपको हो गई क्लियर। और बाकी आपके 5 सेंस ऑर्गन और 5 जो मोटर ऑर्गन, इसको भी आपको पता ही होगा कि आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये क्या है? आपके 5 सेंस ऑर्गन है ना, ज्ञानेंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? हैंड, फीट, स्पीच, पायु, और क्या है? उपास्थि। ये क्या है? आपके कर्मेंद्रियां। इसको मैं फिर से कल आपको बता दूंगी, अभी बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ठीक है? तो फिर जाके कल मैं बताऊं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर है ना? तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्लास एंड की जाए। ओके, ओके पूजा, वेलकम। पूजा, वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच सबको।